भौम जल स्तर का गिरना। क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब ये हुआ कि जितना हम उपयोग में लाते हैं, जितना भी जल का हम उपयोग करते हैं, क्या उतना हमें पूर्ति हो जाती है? हम जल तो कहाँ से निकालते हैं? हम जल निकालते हैं भौम जल से निकालते हैं। तो भूमि से जो जल निकालते हैं, यदि उतना परिपूर्ति नहीं होगा तो क्या होगा? वह भौम जल का स्तर घटेगा। यदि उतना परिपूर्ति हो जाएगा तो भौम जल का स्तर नहीं घटेगा। हम कुछ साल देखते हैं कि जिस साल बाढ़ आता है या जिस साल पानी आता है, उस साल जल का स्तर ऊपर रहता है, और गर्मी के मौसम में या तो जिस साल पानी नहीं आता है, नदी का पानी, उस साल जल का स्तर नीचे चला जाता है। भौम जल पुनः पूर्ति के सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। भौम जल पुनः पूर्ति का सबसे प्रमुख प्रक्रिया, यानी भौम जल में जो फिर से जल पहुँचता है, तो जल कैसे पहुँचता है? तो वर्षा के जल से ही पहुँचता है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। कम वर्षा, जब वर्षा कम हो जाती है या तो वर्षा जल की रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल के स्तर में गिरावट आ जाती है। या तो वर्षा कम हुआ या वर्षा यदि ज़्यादा भी हुआ तो वर्षा ज़्यादा हुआ तो भूमि कम उपलब्ध हुई और पानी एक ही जगह पर रहा, तो उससे क्या होता है कि कम पानी जाता है। यदि ज़्यादा जगह रहेगा तो ज़्यादा दूर तक पानी फैला हुआ रहेगा, तो ज़्यादा पानी जल रिस कर जाएगा, और यदि कम दूर तक फैला रहेगा तो कम दूर तक जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनरोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनरोपण, ये सब भी है। जनसंख्या वृद्धि कैसे करता है? जनसंख्या जहाँ पर एक आदमी पानी पीता है, वहाँ पर जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसी को 10 आदमी यदि पानी का उपयोग करता है तो वहाँ तो पानी घमेगा ही। औद्योगिकरण में प्रत्येक उद्योग में कुछ न कुछ पानी की आवश्यकता होती है। कुछ तो ऐसे उद्योग हैं जिसमें पानी की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता होती है, और उससे बहुत से चीज़ों को बनाया जाता है। कृषि में भी हम लोग को पानी की आवश्यकता होती है। वन रोपते हैं तो उससे भी पानी की आवश्यकता होती है। ये सब हम कहाँ से पानी लाते हैं? ये सब हम लाते हैं भूमि के जल से। तो इसलिए भौम जल का स्तर प्रभावित इन सब चीज़ों से भौम जल का स्तर गिर रहा है। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। यह भी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है, तो आंतरिक संरचना भी एक तरह का नहीं है, तो इसी कारण भी जब भौम जल का स्तर प्रभावित होता है। जैसे कंकरीला चट्टान होगा तो वहाँ पानी नहीं रुक पाएगा, लेकिन यदि जमीन के अंदर बालू होगा तो बालू में पानी जमा रहेगा। आप लोग देखते होंगे जहाँ नदी रहता है वहाँ 1 हाथ 1.5 हाथ 2 हाथ खनने पर पानी मिल जाता है। जनसंख्या प्रसार तथा जल की मांग। जनसंख्या आजकल बहुत से जनसंख्या बढ़ने से भवन, दुकानों, कार्यालय और सड़क के निर्माण के लिए जल की मांग बढ़ी है। तो जल की मांग बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ने से जितना जनसंख्या बढ़ा तो भवन भी खूब बना है, दुकान भी खूब बने, कार्यालय और सड़क का निर्माण हुआ है, तो इससे कि जल की मांग बढ़ी है। तो इसी के बारे में हम लोग को लिखना है कि किस चीज़ में कितना पानी लगता है। तो हम लोग अपने अपने एरिया के बारे में लिखना है कि भवन निर्माण में कितने लगते हैं, तो दुकानों में कितने लगते हैं। और कक्षा में 10 छात्र की सूची बनाकर उससे पूछना है कि पहले से आप किस चीज़ से उपयोग लाते थे, स्रोत लाते थे, अब यंत्र क्या है और उपलब्धता क्या है। तो इसके कुछ परिणाम इस तरह से हैं। जल संसाधन भूमि पर, यदि जल संसाधन जो भूमि पर होता है वो किससे होते हैं? तालाब से, नहर से, आहर, चर से, इस सब चीज़ से होते हैं। तालाब जानते ही हैं, नहर जानते हैं, जो नदियों से निकाला जाता है नहर। आहर कहा जाता है जिसे हम, जहाँ पर पानी जमा रहता है, जो बारिश का पानी आता है वहाँ जमा रहता है, उसे आहर कहते हैं। चर भी उसी प्रकार का होता है। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से भौम जल काफ़ी निकट है। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से ज़्यादा नज़दीक ही होता है। सतह से 25 फीट 30 फीट पर पानी मिल जाता है। भूमिगत जल या भौम जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है।
और कुछ जगह पर क्या होता है, कुछ जगह पर क्या होता है कि भूमि का जल नीचे होता है और कुछ जगह पर ऊपर रहता है। नहरों, आहरों, तालाबों आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छिन्न भिन्न हो गई है। पहले तो ये सब ठीक था, नहर, आहर, तालाब आदि की व्यवस्था थी कि जैसे पहले नदी में पानी आता था, नदी से आता था आहर में, आहर से आता था तालाब में, तालाब से और नदी से आता था नहर में। लेकिन अब बाढ़ के कारण ये सब स्थिति बरकरार हो गई है। जलकूपों से सिंचाई के लिए जल निकालते हैं, पंप सेटों का प्रयोग बढ़ा है। अब क्या हुआ कि नदी पर पहले लोग निर्भर थे, तो लेकिन अब क्या है कि सब लोग जलकूप से सिंचाई करते हैं। पंप सेट जिसे कहते हैं, बोरिंग हम लोग कहते हैं गाँव में, उससे सिंचाई होता है। पारंपरिक यंत्रों, रहट, ठोस, मटकुओं आदि का उपयोग भी हो रहा है। पारंपरिक यंत्र यानी पुराने यंत्र, जैसे रेहट, रेहट कहते हैं, ढोस, मटकुआं, जैसे ये सब रेहट बना होता है, ये ठोस होता है, मटकुआं होता है, ये सब कूड़ी, लट्ठा, ये सब इसको हम गांव में बोलते हैं। ये सब चीज़ ये बाल्टी जैसा होता है, बाल्टी जैसा होता है और उसी से पानी को निकाला जाता है। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। इनके कारण है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। तो हमारे राज्य, जैसे ये हम बिहार राज्य का नक्शा है, तो बिहार राज्य के नक्शा में जल के वितरण मतलब हर जगह जल पर्याप्त नहीं है, कहीं पे कमी है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा ये जल के वितरण सही से नहीं हो पाया है या नहीं, तो इसी कारण से होता है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर पहाड़ में बाढ़ आ जाता है। यहाँ जो हिमालय है, यहाँ हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें हमेशा वर्षा का पानी आता रहता है। और जबकि कुछ इधर है जो कि इधर से कम नदियाँ निकलती और निकलती भी है तो झारखंड के पठारों से निकलती है, तो इधर पानी कम रहता है, इधर पानी ज़्यादा रहता है। इधर कोसी है, कोसी नदी में भी पानी खूब आता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार, ये गंगा नदी बीच से प्रवाहित करती है, बहती है, बीच से बहने जो गंगा नदी का जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी बिहार कहते हैं, जो दक्षिणी भाग उसे दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो वही उत्तरी बिहार में बाढ़ आने की संभावना, बाढ़ पड़ता आता है, जबकि दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ जाता है। जल प्रबंधन, क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति की पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है? क्या आपने नलों से जल बहते देखा है? क्या आप जल पीते समय गिलास में कुछ जल छोड़ देते हैं? कहा जा रहा है कि जैसे कि शहरी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, जो नल होता है, जो उससे पाइप टूट जाने के कारण हमेशा रिश्ते रहता है, जल रिश्ते रहता है। और कहीं कहीं पे हम ये भी देखते हैं कि नाला में जल ऐसे ही नल चला हुआ रहता है और ऐसे ही लोग ऐसे ही पानी बहते रहता है। कभी हम लोग हम लोग का कुछ आदत ये भी है कि हम लोग जितना पानी हम लोग को पीना चाहिए उतना ही लें। क्या कभी क्या होता है कि पानी ज़्यादा ले लेते हैं और उसे फिर बर्बाद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे पानी की उपलब्धता में कमी आती है। तो क्रियाकलाप 5 क्या कह रहा है, आप अपने घर में सुबह जगने के उपरांत एवं रात के सोने से पूर्व एक दिन में कितने जल का उपयोग किया, हर उपयोग में कितना जल बर्बाद होता है, क्या उनका पुनः प्रयोग संभव है? यदि हाँ तो विचार कीजिए कि किस कार्य में उपयोग किए जाने वाले जल को पुनर्उपयोग हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे हम लोग कि सुबह से उपरांत हम लोग के जल का उपयोग करते थे, हम लोग जब मुंह धोने में करते हैं, बाथरूम जाने में करते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं जब मुंह धोते हैं तो हम लोग को मग में पानी लेकर या जग में लेकर पानी मुंह धोना चाहिए। यदि हम लोग नल से ही करते हैं तो क्या होता है, नल खुला रह जाता है और उससे पानी ज़्यादा बर्बाद होता है। वर्षा जल के संग्रह भी करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे राज्य यानी बिहार में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबहो, डबरे, आहरे बनवाई जाती है। यानी कहने का मतलब कि जैसे कि नदी से जब बरसात के मौसम में जब पानी आ जाता है तो उसे हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, तो कहाँ क्या करते हैं, तालाब में हो जाता है स्टोर, पोखर में हो जाता है, बावड़ी, चहबहो, ये सब डबरे, आहरे में बनाए जाते हैं। यहाँ पर पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अपने क्रियाकलाप में पता लगाया है कि आपके क्षेत्र में कौन सी संसाधन हैं, समय के साथ हमने इन्हें त्याग किया, क्या अपने क्षेत्र में इन पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा रहा है? हम लोग पहले
नदी का पानी का उपयोग करते थे। हम लोग पहले क्या बोलते हैं, हम लोग पहले जो बाल्टी जैसा बना हुआ होता है उससे का उपयोग करते थे, लेकिन अब हम ये सब बदल रहा है। पहले उसके बाद कल का उपयोग होने लगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को गाँव में, हम लोग के तरफ या बिहार में नल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। किसान भी अपनी खेती की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययिता कर सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए हम ड्रिप बूंद सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। मितव्ययिता कहने का अर्थात हुआ कि कमी। तो किसान भी अपने खेत में, किसान जो है वो अपने खेत में सिंचाई, जब सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि पूरे खेत में पानी छोड़ देते हैं, जहाँ की जबकि हमें पानी की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे पौधा होता है। तो पौधा तक पानी सिर्फ पहुँचाने के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन की, ड्रिप सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिप सिंचाई कहने का मतलब बूंद बूंद सिंचाई। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे नल से जो आया है, मैं यहाँ पे पंप सेट से जो पानी आया है वो पेड़ पैप के द्वारा पेड़ के पास ही पानी गिराया जाता है, पेड़ के जड़ के पास। इससे क्या होता है कि पानी, ये सब जो खाली क्षेत्र है, ये सब खाली क्षेत्रों में पानी नहीं जमाता है, तो पानी नहीं जमता, इससे पानी की बचत होती है। ड्रिप कहने का मतलब होल हुआ, तो ड्रिप ड्रिप कहने का मतलब जो बूंद बूंद पानी रिसता है उसे हम ड्रिप इरिगेशन, इसी को हम कहते हैं। इस विधि में कम व्यास पाइपों से जल पौधे के जड़ों तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती। इस प्रकार यदि नलकूपों के जल को पाइप द्वारा खेत में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर जल की खपत कम होगी। इस नलकूप से हम जल ले जा सकते हैं और उसके बाद जो छिड़काने वाला होता है उससे हम छिड़क सकते हैं पानी। तो इससे क्या होगा, पानी की बचत होगी। आपने देखा होगा कि गमले के पौधे के कुछ दिनों तक जल न मिलने तो वो मुरझा जाता है, क्योंकि पौधे के भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम लोग को पता है, हम लोग ये जानते हैं कि जब पेड़ पौधे में जब पानी नहीं पड़ता या तो गमले में नहीं पानी पड़ता तो क्या होता है, पौधे मुरझा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, पौधे मुरझा इसलिए जाते हैं क्योंकि पौधे को पानी की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और हमें पानी जब नहीं मिलता, पौधे को पानी नहीं मिलता तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। जब भोजन नहीं बनेगा तो पेड़ पौधा उसी कारण मुरझा जाते हैं। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली